आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं सप्रभाविता, कोडोमिनेंस। पिछले लेक्चर में अपन ने बात किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या बात करेंगे? कोडोमिनेंस। को मतलब साथ, सह या साथ। डोमिनेंस मतलब प्रबलता या प्रभाविता। ठीक, मतलब साथ साथ प्रभावी होना। साथ साथ प्रभावी होना, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है जो डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर दोनों ही आपके कैरेक्टर एक साथ दिखे। अब तक हम जो देखते थे जो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखते थे, F1 पीढ़ी में कोई एक कैरेक्टर दिखता था। F1 कैरेक्टर में कोई एक कैरेक्टर दिखता था, लेकिन इसमें F1 पीढ़ी में कैरेक्टर नहीं, F1 पीढ़ी में दोनों कैरेक्टर दिखेंगे। अब तक हमने देखा, अब तक हम मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, यानी अब तक हम मेंडल की मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब मेंडल कराते थे, उसमें हम देखते थे F1 पीढ़ी में कोई एक ही गुण दिखता था, कोई एक कैरेक्टर दिखता था। जैसे लंबे पौधे वाले ही आपको दिखते थे, छोटे वाले पौधे वाले नहीं दिखते थे। डोमिनेंट कैरेक्टर कोई एक कैरेक्टर दिखता जो कि प्रोडोमिनेंट होता था, प्रबल होता था। प्रबल कौन सा होता? उसमें लंबे पौधे वाले प्रबल होते थे, तो लंबे पौधे वाले दिखते थे, नाटे पौधे वाले नहीं दिखते थे F1 पीढ़ी में। लेकिन सप्रभाविता में क्या हुआ? F1 पीढ़ी में ही आपके दोनों गुण दिखते हैं एक साथ। मतलब आपके डोमिनेंट कैरेक्टर वाले भी होंगे, कुछ रिसेसिव कैरेक्टर वाले, यानी कुछ डोमिनेंट गुण वाले, गुण यानी कैरेक्टर वाले गुण वाले, कुछ रिसेसिव या अप्रबल गुण वाले होंगे। ठीक, ये आपको कोडोमिनेंस में देखने को मिला। अब इसका बेहद ही अच्छा एग्जाम्पल जो माना जाता है ABO ब्लड ग्रुप, जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप होता है। ABO ब्लड ग्रुप, जो ABO ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमन का, ये बेहद ही बेस्ट एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। अब देखते हैं कोडोमिनेंस में आगे क्या होता है। कोडोमिनेंस की आगे की बात करें, आगे की कहानी कोडोमिनेंस में ये है, इसमें एक आई जीन होता है। ये आई क्या है? जीन होता है। आई जीन है, इसके 3 एलील है। 3 क्या है? एलील है। IA, IB, एक आई नॉर्मली, या इसे हम I0 मानते हैं। ये क्या है? 0 है, बट अब लोग इसे IO मानने लगे हैं। लेकिन अब इन्हें O मानने लगे हैं, IO। ठीक, पहले क्या था? 0। एक्चुअली क्या था? ये 0। अब इन्हें हम O मानने लगे हैं। तो I आपका जीन है, इसके 3 एलील हैं, IA, IB, I में कोई भी एलील, मतलब I1, I0 बोल दो, IO। एक्चुअली ये बेस था शर्करा पे, ये बेस था किस पे? शर्करा पे। तो क्या हुआ? जब लाल रुधिर कणिका, मैं बाद में RBC के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, यानी आगे मैं RBC ही कहूँगा, लाल रुधिर कणिका नहीं लूँगा। तो जो RBC थी आपकी, RBC की प्लाज्मा झिल्ली में, शर्करा प्रेजेंट थे, शर्करा उपस्थित है। यानी RBC की जो सेल्स होंगी, ये सेल्स हैं, ये RBC सेल्स हैं, ये इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस पे प्रेजेंट होता था शर्करा। इस शर्करा के बेस पर IA, IB, IO नॉट है। जो I है, इसमें भी शर्करा प्रेजेंट था,
आई बी पर भी शर्करा प्रेजेंट था, लेकिन आई पर शर्करा प्रेजेंट नहीं था। तो ये मान लिया, मैंने माना जो इस टाइप का शर्करा है ये आई ए में था, और मैंने एक शर्करा लिया ये इस टाइप का शर्करा आपका आई बी में था। जो आपका थर्ड आई माना गया इसमें कोई शर्करा नहीं था, कोई शर्करा या जिसे स्टार्च बोलते हैं नहीं है। कोई स्टार्च ना होने की वजह से इसे आई या आई जीरो माना गया। आई जीरो मतलब कोई शर्करा नहीं है, और या ठीक है, या आई जीरो कोई शर्करा नहीं है, इस बेस पर इसे बांटा गया था। अगर इसके पास शर्करा ए है, शर्करा इस टाइप का है तो आई ए, शर्करा इस टाइप का आई बी या आई ओ। ठीक है, शर्करा के बेस पे इसे बांटा गया था। अब कहते हैं अब जाना ब्लड ग्रुप कैसा होता है। ब्लड ग्रुप जानने के बाद ये जो शर्करा है ये अगर ए है, ये और एंटीजन, ये आपका एंटीजन है, अगर इसमें जिसमें क्या होगा बी एंटीजन, इसमें कोई एंटीजन नहीं होगा, इसमें एंटीजन ए है, जैसा एंटीजन होगा ऐसा ब्लड ग्रुप होगा। ब्लड ग्रुप जीपी मतलब ग्रुप, या पूरा लिखो GRUP ब्लड ग्रुप भी ये होगा। इसमें बात करें, इसमें आपका जो एंटीजन है वो बी टाइप का है तो इसका भी ब्लड ग्रुप बी टाइप का होगा। इसमें थर्ड वाले की बात करें, इसमें एंटीजन एब्सेंट है, एंटीजन एब्सेंट, एंटीजन एब्सेंट होने की वजह से इसका जो ब्लड ग्रुप है, ठीक, ब्लड ग्रुप ओ टाइप का आया। जीरो था बाद में और मान लिया गया, ठीक, कोई बात नहीं। तो ब्लड ग्रुप कैसे जानेंगे पता हो गया आपका, जैसा होगा आपकी बॉडी में एंटीजन वैसा होगा आपकी बॉडी में ब्लड ग्रुप। तो जो शर्करा है, शर्करा अगर ए टाइप का हुआ, शर्करा है इस, देखो शर्करा का शेप ध्यान रखना, इस टाइप का हुआ तो आई के, इस टाइप का हो आई बी। शेप ध्यान रखना, शेप अगर इसको आप ए मान लो तो ये बी हो, एक्चुअली कुल मिला के इनका शेप अलग अलग होना चाहिए। ये शर्करा का शेप अलग है, ये शर्करा का शेप अलग, बस इतना जानिए शेप अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, पहचानने के लिए अलग अलग होना चाहिए। अगर कुछ इस प्रकार का शर्करा है तो इस पे एंटीजन ए होगा, ए टाइप का शर्करा है। जो एंटीजन है ये एक्चुअली शर्करा है, ए टाइप का एंटीजन ए टाइप का शर्करा है। जो एंटीजन है वो एक्चुअली क्या है, स्टार्च के रूप में है, स्टार्च के रूप में एंटीजन है। ठीक है, तो ए टाइप का एंटीजन हुआ तो एंटीबॉडीज पे, सॉरी ए है एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा। इसमें कोई एंटीजन नहीं हो तो ब्लड ग्रुप इसका ओ होगा। अब ध्यान रखना, जैसे बॉडी में एंटीजन होगा उसके अपोजिट एंटीबॉडी बनेगा। एंटीबॉडी क्या होता है, एंटी मतलब अगेंस्ट, बॉडी में जो आने वाली दूसरे पार्टिकल है, बैक्टीरिया होंगे, डस्ट पार्टिकल, उनको रिपेल करने के लिए हमारे बॉडी में ये बहुत अच्छा प्रणाली होता है एंटीबॉडी भी। यानी अगर बॉडी में आपकी एंटीजन ए होगा, एंटीजन ए होगा तो एंटीजन बी वाले को अपनी बॉडी में आने से रोकेगा। यानी इस पे एंटीजन ए है तो इस पे एंटीबॉडी बी बनेगा। ठीक, इस पे एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए बनेगा। यानी जो इसमें एंटीजन नहीं होगा, उसी के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा। इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो इसमें दोनों एंटीबॉडी बनेंगे, ए एंड बी दोनों एंटीबॉडी बनेगा। ठीक है, ठीक, ये 3 पॉसिबिलिटी हो गई। अभी एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, इसमें क्या कुछ ए टाइप का शर्करा था, इसमें इस बी टाइप का, सॉरी एंटीजन बी टाइप था, इसमें टाइप का, इसमें एंटीजन है ही नहीं। अब ऐसा हो सकता है दोनों टाइप के एंटीजन हो। फोर्थ, मैंने देखा इसमें ऐसे टाइप के भी एंटीजन थे, ऐसे टाइप के एंटीजन थे, मतलब एंटीजन ए बी दोनों है इसके पास एंटीजन ए एंड बी दोनों है, तो ब्लड ग्रुप भी ए बी होगा। एंटीजन ए बी नहीं होगा, एंटीजन ए एंड बी होगा, ब्लड ग्रुप ए और बी, सॉरी ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। तो इसमें एंटीबॉडी कौन सा बनेगा,
जब दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी नहीं बनेगा, किसी के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगा। इसीलिए इसीलिए ब्लड ग्रुप ए बी को कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी ये सभी से ब्लड ले सकता है, ये सभी से ब्लड ले सकता है। क्यों सभी से ले सकता है? सभी से इसलिए सकता है किसके पास एंटीजन है नहीं, सॉरी एंटीबॉडी है नहीं, मतलब किसी के एंटीबॉडी होगा तो जिसका एंटीबॉडी होगा उसको बॉडी में आने के लिए रोकेगा। इसके बाद कोई बॉडी ही नहीं तो ना ही ए वाले को रोकेगा ना ही बी वाले को रोकेगा, बोलेगा ए बी दोनों आओ, तो इसे बोलेंगे यूनिवर्सल एक्सेप्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाले चांसेस इस पे होते हैं, ध्यान रखना। यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्वेश्चन पूछने में यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहते हैं? ए बी दोनों को एक्सेप्ट करेगा। और वहीं जो आपका ओ है इसमें दोनों प्रकार के एंटीजन है, ओ पे दोनों प्रकार के एंटीजन है, एंटीजन ए और बी, सॉरी इसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी बनता है। तो दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी बनने से ए बी दोनों एंटीबॉडी बनता है, तो ना ही ये ए को ले पाता है ना ही को बी को ले पाता है, ना ही ये ब्लड ए वाले से लेगा ना ही बी वाले से लेगा, सिर्फ ओ वाले से ब्लड लेगा। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर ये सिर्फ सभी को ब्लड देगा, सभी को ब्लड देगा, लेगा सिर्फ ओ वाले से, देगा सभी को। कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो चाहिए ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो जाइए आपको? मैंने लिया एक ब्लड सेल्स लिया, आरबीसी की सेल्स लिया, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा, कुछ सर्करा प्रेजेंट थे। जो सर्करा प्रेजेंट थे इसमें एंटीजन ए टाइप के थे, इसमें एंटीजन 8 थे। अगर एंटीजन जो होगा वही उसकी ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है। जो एंटीजन होगा वही एंटीबॉडी हो। जो वाले ब्लड जब आपका ब्लड ग्रुप देखा जाता है तो एंटीजन देखा जाता है, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। जो आपका एंटीजन प्रेजेंट होगा वो ब्लड ग्रुप बनाएगा, आपका ब्लड ग्रुप ये होगा। इसमें जो एंटीजन ए है तो अपोजिट वाले के लिए ब्लड एंटीबॉडी बनेगी। अगर इसके पास एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी की ए ही की बनने लगी तो इसकी बॉडी की सेल्स को न मार डालेगी, इसकी आरबीसी इसी की आरबीसी को खा जाएगी, इसलिए अपोजिट वाली एंटीबॉडी होती है। इसमें मैंने देखा एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, और एंटीबॉडी ए वाले के लिए बनेगा, बी वाले को बनेगा तो खुद की सेल को खत्म कर देगा मारकर। और थर्ड वाले में देखा ओ वाले में इसमें कोई शर्करा प्रेजेंट नहीं, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। जब एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, एंटीजन सब एब्सेंट है, तो ब्लड ग्रुप इसका ओ या जीरो मान लिया गया। अब तो ओ पहले जीरो माना गया था, तो एंटीबॉडी ए एंड बी। जब कोई एंटीजन कोई है नहीं तो ब्लड ग्रुप ओ माना गया, तो एंटीबॉडी दोनों के लिए बनेगा। जब एंटीजन कोई नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों के लिए बनेगा, अपोजिट वाले के लिए बनता है। और थर्ड वाले में हमने देखा, थर्ड वाले में दोनों प्रकार के सर्करा प्रेजेंट थे, दोनों प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट थे, तो इसमें एंटीबॉडी दोनों के लिए नहीं बनेगा क्योंकि दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। अगर ए और बी दोनों के लिए बन जाएगा तो खुद की सेल को मार डालेगा, तो वो एंटीबॉडी थोड़ी बनाएगा जो अपनी सेल को मारेगा। ये आपके ए और बी एंटीजन थे, ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक। एंटीबॉडी बॉडी में उस सेल्स के अगेंस्ट, एंटी मतलब अगेंस्ट, यानी बॉडी में जो एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बन रहा है, इससे एंटीबॉडी बी बन रहा है, तो बी वाली सेल्स अगर आरबीसी बी वाली सेल्स वाली आरबीसी आपके बॉडी में आएगी तुरंत ये उसे किल कर देंगे, ठीक है। ये था IAI कॉन्सेप्ट। अब सीखते हैं जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट जो हमको सीखना था, वो था IAIB। जो कॉन्सेप्ट हमको सीखना था वो था IAIB और दूसरा I। अब देखते हैं इसमें पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है। ह्यूमन कैसा है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। जब ह्यूमन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें एक बार में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर को चूज करेंगे, तो एक बार में 2 ही एलील होंगे। 3 एलील हैं, 3 टाइप के, 3 में से कोई 2 एलील होंगे,
मतलब एक जीन के 2 ही एलील प्रेजेंट होंगे। IA-IB होगा, या तो IA-I0 होगा, या तो IB-I0 होगा, या तो IA-I0 होगा। तो अब हम पॉसिबिलिटी देखते हैं इन 3 एलील से कितने पॉसिबिलिटी संभव हैं। मतलब कितने जीन रूप होंगे, कितने द्विसरूप होंगे, ये देखने की कोशिश करते हैं। जनक IA से, जनक 1 से, मतलब मैंने माना जनक 1 से I1 मान लिया। क्या? IA, इसे मैंने IA माना। तो पॉसिबिलिटी है IA से IA, जनक भी IA से मिल सकता है। अगर IA IA से मिला तो ये कॉम्बिनेशन IA होगा जीनोटाइप, और IA तो ब्लड ग्रुप A ही होगा। ऐसा सकता है A जो IA हो IB से मिल जाए, या I0 से मिले। I0 IO मान लिया मैंने I0 को, तो क्या होगा IAIO, ठीक है, ब्लड ग्रुप A होगा। अब B की बात करें, B IB से मिल सकता है, तो मिलेगा तो IB सेम है तो ब्लड ग्रुप B होगा। IB I0 से मिल सकता है, IO से मिल सकता है, तो B O वाला कैसा होता है, इसमें कोई सर्कल प्रेजेंट नहीं होता है। B एंटीजन B वाला B प्रेजेंट होता है, इसमें कोई प्रेजेंट नहीं होता, तो B वाला क्या होगा डोमिनेंट, तो IB IO, तो ब्लड ग्रुप आपका B ही शो करेगा। और ऐसा हो सकता है IA IB से मिल जाए, तो कैसा होगा IA IB, ब्लड ग्रुप AB दोनों होगा। अच्छा, एक कॉम्बिनेशन और देखो, IO है, IO से ही मिल जाए, तो IO यहाँ ब्लड ग्रुप O होगा। ठीक, ये आपके पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी आपकी पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, कितने जीनोटाइप होंगे, कितने फिनोटाइप होंगे, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। देखो, अब यहाँ पर कुछ चीजें देखते हैं, कॉमन या डिसकॉमन। ठीक, अब जीनोटाइप देखो 1 2 3 4 5 6। अगर हम जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप वो आपके 6 बन रहे हैं, और फिनोटाइप मतलब दिसरूप, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये अलग, ये अलग, टोटल कितने हैं 4। फिनोटाइप की बात करें, ये 4 बन रहे हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कि एबीओ ब्लड ग्रुप में, एबीओ ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप कितना है 6, फिनोटाइप कितने होते हैं 4। अब यहाँ पॉसिबिलिटी देखिए ना, IA किससे मिल सकता है, IA से मिलेगा, IA IO से मिलेगा, या IE मिलेगा IB से, 3 ही पॉसिबिलिटी है। IA IB से मिला ना, 3 ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और उस प्रकार IB IB से मिल सकता है, IB IO से मिल सकता है, IB IA से मिल सकता है। तो IB IA से मिले, चाहो IA को चाहो IB से मिलाओ, चाहे IB को चाहे IA से मिलाओ, बात एक ही है। ठीक, तो AB मिला, और IO सिर्फ IO से मिल सकता है, बाकी IO यहाँ IB से मिल सकता है, IB IO IA से मिल सकता है। तो टोटल ब्लड ग्रुप 4 होने हैं, ब्लड ग्रुप 4 के अलावा होता ही नहीं है। ठीक, तो कुछ आपसे क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाएगा, ABA ब्लड ग्रुप में कितने जीनोटाइप होते हैं 6, फिनोटाइप सिर्फ आपके 4 ही होंगे। आप इसे करके फिर से देखिए। और सबसे बेहद इम्पोर्टेंट, ये किसका एग्जाम्पल है, एबीओ ब्लड ग्रुप आपका एग्जाम्पल किसका है, एबीओ ब्लड ग्रुप आपका सहप्रभाविता कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। अच्छा, कोडोमिनेंस दिखाते हैं हम। आप ये देखो IA IB, ये हमको एग्जाम्पल देखना है कोडोमिनेंस ना, तो IB आई, ए में भी एंटीजन था, बी में एंटीजन था, ए में भी सरकरा था, बी में भी सरकरा था, दोनों सरकराए थे, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ये आपका होगा सहप्रभाविता। सहप्रभाविता आपका IA IB में दोनों में आया, ये आपका AB ब्लड ग्रुप, ये आपका सहप्रभाविता को दर्शा रहा है। इसमें A वाला भी एंटीजन है, B वाला भी एंटीजन है, इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी भी नहीं बनता है। AB को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, O को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये सबको इसलिए दे सकता है जिसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, ये इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं बनती है, ये सबको दे सकता है। सॉरी, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी दोनों है। ये ब्लड नहीं ले सकता क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी दोनों बन रही है, लेकिन हाँ अपना ब्लड को ये सबको दे सकती है। ठीक, अब तो यहाँ पर टोटल कितने एलील थे, 3 एलील, 3 एलील थे, और उसके 6
समायोजन बने। ठीक, छह संयोजन बने। ठीक है, छह संयोजन आपने देखा, छह प्रकार के जीनोटाइप बने और चार प्रकार के फिनोटाइप। अब इसमें आप बात करते हैं आगे पॉली सॉरी बहुएलिलता। ठीक, बहुएलिलता के बारे में अब बात करते हैं। बहुएलिलता, मल्टीपल एलिलिज्म, एक से अधिक, मल्टीपल मतलब एक से अधिक एलिल, यानी एक जीन के, एक ही जीन के एक से अधिक एलील हो तो इसके लिए एबीओ ब्लड ग्रुप से अच्छा कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। इसके लिए भी आपका एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप। ये बेहद ही अच्छा एग्जाम्पल होगा आपका मल्टीपल एलिज्म पे। ठीक, जबकि जब कोडोमिनेंस होता था उसमें आपका एबीओ ब्लड ग्रुप में ए बी जो होता है वो आपका कोडोमिनेंस शो करता था। इसमें आपका एबीओ ब्लड ग्रुप आपको मल्टीपल एलिज्म शो कर रहा था। आई यहाँ पर सिंगल जीन है जो कंट्रोल कर रहा था ए बी ओ एलील को। तो यहाँ पर मल्टीपल एलिज्म है नहीं, और इसमें देखो छह कॉम्बिनेशन में बन रहे थे। सबसे बड़ी बात देखो, छह कॉम्बिनेशन बन रहे थे। ठीक है, तो ये कैसा है मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल। एक जीन एक से अधिक एलील को कंट्रोल करे, दैट इज मल्टीपल एलिज्म। अब वही बात है, ह्यूमन कैसा है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तो इसमें हम दो ही एलील की बात करेंगे। एक जीन की एक से अधिक चाहे दो हो चाहे तीन हो, तो ह्यूमन है तो उसके केस में दो ही लेंगे। ह्यूमन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, डिप्लॉयड जीव है उसमें दो ही ले लेंगे, तो दो ही एलील लेंगे एक ह्यूमन में। लेकिन पॉपुलेशन लेवल बात करें, पॉपुलेशन लेवल पे तीनों एलील लेंगे। पॉपुलेशन लेवल मतलब अगर पूरी पॉपुलेशन देखो तो तीनों एलील प्रेजेंट होंगे नहीं, किसी में ए बी प्रेजेंट होगा, किसी में ए ओ प्रेजेंट होगा, किसी में बी ओ प्रेजेंट होगा। मतलब अगर पूरी पॉपुलेशन लेवल देखो तीनों एलील प्रेजेंट होंगे। किसी एक पार्टिकुलर ह्यूमन बात करें, एक ह्यूमन में तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो तो उसमें केवल दो ही एलील होंगे एक समय में। तो ये आपका मल्टीपल एलिज्म था। इनके एग्जाम्पल की बात करें, पहला तो यही एबीओ ब्लड ग्रुप ह्यूमन, एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। इसमें कितने एलील है? तीन एलील। जीन तो एक ही है जीन इसमें, और दूसरा होता है कोट, कलर ऑफ रैबिट। इसमें आपके 4 एलील होते हैं। 4 एलील, ओके, 4 एलील होंगे, जीन एक ही होंगे। तो कोड कलर ऑफ रैबिट एंड लेमन में जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है। ठीक, यानी रैबिट में जो आपका बाहरी जो का बनावटी होता है, जो उनका कलर होता है, दैट इज वो के 4 एलील आपके कंट्रोल करते हैं, और ह्यूमन ब्लड ग्रुप 3 एलील कंट्रोल करते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी आपका एग्जांपल और देती है, उसके बाद हम देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल की। फिनोटाइपिकली अगर बाहर रूप से देखा जाए तो इसमें जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो बुक आपकी एग्जांपल देती है वो बात करती है मटर के प्लांट। कहती है मटर के बीज में मंड या स्टार्च का संश्लेषण, मंड या स्टार्च बोलो, स्टार्च का संश्लेषण मतलब इकट्ठा होना सर एक जीन द्वारा होता है। यानी जो आपकी मटर होते हैं उसमें जो स्टार्च या मंड बोलो उसका जो संश्लेषण मतलब इकट्ठा होना, उसमें जो आपकी स्टोरेज होती है वो जीन की वजह से होती है। इसके इस एक जीन के दो एलील है कि दो एलील हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी इस एक जीन के दो एलील इसके जिम्मेदार हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब ये एक जीन आपकी एक से अधिक प्रभाव भी छोड़ेगी। ये एक जीन एक से अधिक प्रभाव
देगी, एक से अधिक प्रभाव देगी या एक से अधिक प्रभाव इसका दिखेगा। अब देखते हैं प्रभाव क्या दिखेगा, वो कैपिटल बी स्मॉल बी से रिलेट हो गया है। तो इसमें जो आपके दो एलील कैपिटल बी स्मॉल डी बने, मटर के बीच में मंड का संश्लेषण एक जीन द्वारा होता है, ठीक है। इसमें बात कर रहे हैं, ये फेनोटाइपिकली मंड के आकार पर डिपेंड है, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। एक्चुअली जो एग्जांपल है ये प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है, जो आगे पढ़ोगे उसका एग्जांपल है। लेकिन अगर हम इसके मंड का आकार की बात करें तो ये आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। जो आपका मल्टीपल एलिज्म था, एक जीन में एक से अधिक एलील होते हैं जो एक कैरेक्टर के लिए या एक लक्षण के लिए एक लक्षण को नियंत्रित करते थे, एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं। मल्टीपल एलिज्म नाम ही है, एक से अधिक एलिज्म होना और एक ही कैरेक्टर को नियंत्रित करें। लेकिन यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल दिया गया है ये मंड के आकार पर बेस है, जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगा। उस पर बात करते हैं। इसमें जो आपका जीन है उसके दो एलील थे, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब कहते हैं जीन का जो प्रभाव देखेंगे, ये इनमें जो जीन है एक से अधिक प्रभाव दे रहे हैं। एक जीन एक से अधिक प्रभाव देता है, एक से अधिक लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, तो एग्जाम्पल होता है प्लियोट्रॉफी। लेकिन यहाँ पर जो आपकी बुक है वो बात करती है मंड के आकार पे बेस करती है, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताती है। तो कैपिटल बी जो होता है इसमें कुशल रूप से स्टार्च का संश्लेषण हो रहा है, यानी इसमें जो स्टार्च संश्लेषण हो रहा है, स्टार्च जो आपका बन रहा है वो आपका सही तरीके से बन रहा है। और दूसरी बात करें, ये गोल टाइप का होता है, यानी अब देखो एक जीन जो एलील है इसमें कैपिटल जो जीन एलील अगर आए कैपिटल बी एलील आ रहे हैं, तो जो आपका स्टार्च बनेगा संश्लेषण होगा वो कुशल रूप से और ज़्यादा बनेगा, और इसमें जो बीज बनेगा वो गोल होगा। बीज जो आपका बनेगा वो कैसा होगा, गोल होगा, ठीक। और दूसरी बात देखें, जिसमें स्मॉल बी आया, स्मॉल बी के लिए कम मंड संश्लेषण हो रहा है, संश्लेषित हो रहा है। साथ में इसमें जो छोटे मंड का फॉर्मेशन हो रहा है, छोटे मंड की जो स्टार्च का कण होगा छोटा होगा, जिससे जबकि बीज होंगे झुर्रीदार बनेंगे। आगे हम देखते हैं। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कैपिटल बी स्मॉल बी हो, मंड कण मझोले आकार के थे, यानी इनके बीच का कुछ आया, ना ही गोल था ना ही पूरी तरह से झुर्रीदार था, इनके बीच का कुछ मतलब आकृति का आया, आकार के आया। आकार के बेस पे यहाँ मंड का आकार अगर फिनोटाइप मतलब जिस रूप में आ जाए, बाह्य रूप में आ जाए, अगर मंड का आकार आप कंसीडर कर रहे हो, उस बेस पे जो एएलएल शो कर रहे हैं वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहे हैं। किस बेसिस पर, अगर मंड के जो आकार है उनको आप उनकी जो बेसिस है वो आकार पर लो, फेनोटाइपिकली आकार पर बेस करो, ठीक है। तो ये जो मंड का मटर पीच का मंड का स्टार्च है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एक्चुअली प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है, जो एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी एनसीईआरटी है वो आकार के बेस पर इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस बता रही है, ठीक। अब आगे हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल आपके कोडोमिनेंस के भी। अब कुछ और कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल की बात करते हैं, सप्रभाविता के एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक तो आपने देखा ए बी ब्लड ग्रुप में ह्यूमन में ए बी ब्लड ग्रुप का होना, ठीक। ये दोनों ही एक साथ रहते हैं, ए में भी एंटीजन ए है, बी में भी एंटीजन बी है, दोनों एंटीजन एक ही आरबीसी पर प्रेजेंट है। ये क्या है, आपकी सप्रभाविता है। वहीं आपके कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस इन सबकी अगर त्वचा की बात करें, जो स्किन्स होता है, स्किन कलर देखोगे आप, उसमें छेददार होना, छेददार यानी उसमें आप देखते हो कभी-कभी ब्लैक भी होता है, व्हाइट ब्लैक मिक्स होता है, और डिफरेंट कलर के मतलब एक से अधिक कलर एक साथ में दिखते हैं, तो ये भी क्या है, कोडोमिनेंस है। दोनों कैरेक्टर एक साथ में, दोनों कलर एक साथ में बॉडी पे आ जाना, तो ये आपका कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल था। अब हमने इसमें क्या, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिज्म दो चीज़ों को सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इनका सॉरी आप मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। यानी मेंडल ने अब दो जीन को, दो कैरेक्टर को लेकर एक साथ उसको फ्यूज करा के उसमें देखा उसके नेक्स्ट पीरियड टू पीरियड उसमें क्या अंतर आते हैं। तो इस लेक्चर में जो देखा उसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। तो अगले लेक्चर में क्या सीखेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।